यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने रशियन या कोई भी फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और वहां से इंडिया में डिविडेंड कैसे रिसीव करे उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिलेगा? क्या हमें डिविडेंड रिसीव करने के लिए रशिया या विदेश में बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है कि भारत में रहकर ही हमें डिविडेंड प्राप्त हो सकता है? इसके नियम कैसे रहते हैं? तो मित्रों, हमने इसकी जानकारी जुटाने का कुछ प्रयास किया है जिसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भारत में रहते हुए भी रशियन या फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती है। आइए आपके सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिविडेंड कैसे मिलेगा? डिविडेंड प्राप्त करने के लिए कंपनी आपको डिविडेंड पेमेंट के रूप में पैसे ट्रांसफर करेगी। यह ट्रांसफर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में किया जाएगा। अब सवाल आता है कि रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट मतलब भारत देश में का बैंक अकाउंट या रशिया का बैंक अकाउंट? रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से यह मतलब है कि जिस बैंक अकाउंट को आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के दौरान अपने डिविडेंड पेमेंट्स रिसीव करने के लिए कंपनी के साथ रजिस्टर किया है। आप भारत में अपने बैंक अकाउंट को डिविडेंड रिसीव करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप भारत में अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपने अगर अपने भारत के बैंक अकाउंट को डिविडेंड पेमेंट्स के लिए रजिस्टर किया है तो आपका डिविडेंड इसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए आपको रशिया के कंपनी से अपने भारत के बैंक अकाउंट में स्विफ्ट या किसी और इंटरनेशनल पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट रिसीव करना होगा। अगर आप रशिया में बैंक अकाउंट खोलते हैं, आपका डिविडेंड डायरेक्ट रशिया में उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपको फिर उस फंड को भारत में ट्रांसफर करने के लिए अलग से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भारत में रहते हुए और यहां अपना डिविडेंड रिसीव करना चाहते हैं तो आप अपने भारत के बैंक अकाउंट को ही रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक से यह इंश्योर करना होगा कि वो इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और आपको अपनी कंपनी को भी यह बताना होगा कि आपको डिविडेंड किस अकाउंट में रिसीव करना है। इसलिए भारत का बैंक अकाउंट ही रजिस्टर करना आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा अगर आप भारत में ही डिविडेंड रिसीव करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मुझे रशिया में बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है? नहीं, आपको रशिया में बैंक अकाउंट खोलना जरूरी नहीं है। आप भारत में अपने बैंक अकाउंट को डिविडेंड रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रशिया के बैंकिंग रेगुलेशंस और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस का पालन करना होगा। फिर सवाल उठता है कि रशिया के बैंकिंग रेगुलेशंस और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस क्या है? रशिया के बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत वहां की कंपनीज को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इसमें रशिया की सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की अप्रूवल और रेगुलेशंस का पालन करना होता है। अगर आप रशिया से अपने भारत के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में रशिया के फॉरेन एक्सचेंज लॉज का भी पालन करना जरूरी है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, भारत में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा FEMA के अंडर रेगुलेट किया जाता है। RBI के रेगुलेशंस के मुताबिक अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव कर रहा है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में रहकर डिविडेंड कैसे प्राप्त हो सकता है? आप भारत में रहकर डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको डिविडेंड अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करने के लिए रशिया से फंड ट्रांसफर करवाना होगा। यह ट्रांसफर आपके बैंक के थ्रू स्विफ्ट या किसी और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के माध्यम से हो सकता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको फॉरेन डिविडेंड्स रिसीव करने पर रिपोर्टिंग और टैक्स पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको अपने बैंक से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस फॉलो करनी होगी। भारत में रशिया से फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, स्विफ्ट से फंड कैसे ट्रांसफर होता है, और भी कौन सी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस होती है जिससे कि रशिया से भारत में फंड ट्रांसफर हो सके, उसके लिए क्या नियम होते हैं। फॉरेन डिविडेंड्स रिसीव करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और टैक्स पेमेंट कैसे करें। अब हम समझ लेते हैं भारत में रशिया से फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। स्विफ्ट से फंड ट्रांसफर। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एक इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है जिसके माध्यम से बैंक एक दूसरे के बीच सिक्योर और रिलायबल तरीके से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। रशिया से भारत में फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने भारत के बैंक में एक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करना होगा जो आपके बैंक का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आपका रशिया में जो कंपनी है या जो बैंक है वो आपके स्विफ्ट कोड के माध्यम से आपके भारत के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगा। यह प्रोसेस यूजुअली कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाता है। दूसरे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपाल और वाइज मतलब फॉर्मरली ट्रांसफर वाइज जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल है जो रशिया से भारत में फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज की जा सकती है। इन सर्विसेज में भी आपको सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स देनी होती है और कुछ फीस भी चार्ज की जाती है। फंड ट्रांसफर के नियम, आपको इंश्योर करना होगा कि आपका फंड ट्रांसफर लीगल और आरबीआई के रूल्स के अनुसार हो। अगर ट्रांसफर अमाउंट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। आपके बैंक को भी कंप्लायंस चेक करने होते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, नियम और रेगुलेशंस। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव करने की प्रोसेस दोनों भारत के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा के अंडर आती हो। आपको आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है जिसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के बारे में डिटेल्स देनी होगी। आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अपनी फॉरेन इनकम डिक्लेयर करनी होगी और उस पे एप्लीकेबल टैक्स भरना होगा। भारत का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा FEMA क्या है? आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के बारे में क्या डिटेल्स देना पड़ता है। मुझे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अपनी फॉरेन इनकम कैसे डिक्लेयर करनी होगी और उस पे एप्लीकेबल टैक्स कैसे भरना होगा। भारत के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा और आरबीआई की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक कानून है जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को मैनेज करना और भारत के एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स के सिस्टम को सुधारना। इस एक्ट के अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंड ट्रांसफर्स और फॉरेन अर्निंग्स जैसे कि डिविडेंड्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना जरूरी होता है। अब देखते हैं आरबीआई की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने रशिया में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो आपको आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी होती है। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स और रिसीव होने वाले डिविडेंड की डिटेल्स देनी होती है। आपके बैंक को भी आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है जब आपका अकाउंट फॉरेन फंड रिसीव करता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर फॉरेन इनकम का डिक्लेरेशन। आपको अपनी फॉरेन इनकम जैसे कि डिविडेंड को अपने इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ITR में डिक्लेयर करना होता है। इस फॉरेन इनकम पर आपको एप्लीकेबल टैक्स भरना होता है जो कि आपकी टोटल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर रशिया में आपने पहले ही टैक्स भर दिया है तो भारत में आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब DTAA के अंडर रिलीफ मिल सकती है जिससे आपको 2 बार टैक्स ना देना पड़े। टैक्स पेमेंट प्रोसेस।
आप अपनी टोटल इनकम को आईटीआर फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, जिसमें आपकी फॉरेन इनकम भी शामिल होती है। आपको अपने फॉरेन इनकम का प्रूफ देना होगा, जैसे कि डिविडेंड का स्टेटमेंट। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है और आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा। आपको इन सभी एस्पेक्ट्स पर अपने सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपको सब कुछ सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सके। जो लोग फॉरेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेंचर मार्केट में, जिन्होंने इंडिया से ही उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, अपने बैंक कार्ड से ही फंड डिपॉजिट किया है, मतलब रुपीज ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए यूएसडी में या रशियन रूबल्स में, जब उन लोगों ने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया तब उन्होंने तो उन कंपनीज में वेंचर फंडिंग की है। वो शेयर्स अब तक आईपीओ में लिस्ट नहीं हुए हैं। वो शेयर्स भारत के बीएसई या एनएसई में लिस्ट भी नहीं होने वाले हैं। वो नैस्डैक या कोई और बड़े स्टॉक एक्सचेंज में आगे लिस्ट होंगे। लेकिन जल्द ही कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि आप वेंचर फंडिंग के थ्रू अनलिस्टेड फॉरेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंपनीज फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पर मतलब आईपीओ में लिस्ट हो सकती है। अब जब डिविडेंड मिलने वाला है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, डिविडेंड रिसीव करने का प्रोसेस, पेमेंट मेथड। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपना इंडियन बैंक कार्ड यूज किया था, वैसे ही डिविडेंड रिसीव करने के लिए भी आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। आपको कंपनी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी ताकि आपको डिविडेंड ट्रांसफर किया जा सके। करेंसी कन्वर्शन, डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते समय करेंसी कन्वर्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका डिविडेंड यूएसडी या रूबल्स में है तो वो आईएनआर में कन्वर्ट होके आपके इंडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा कंप्लायंस। आपको फेमा के रूल्स के अंडर अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इनकम को प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा। अगर आप फॉरेन डिविडेंड्स रिसीव कर रहे हैं तो आरबीआई को इसकी रिपोर्ट देना जरूरी होता है। आपके बैंक को भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इसलिए इंश्योर करें कि आपका बैंक इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके। नंबर 3, टैक्सेशन और रिपोर्टिंग। इनकम टैक्स, आपको अपने आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी फॉरेन इनकम को डिक्लेयर करना होगा। फॉरेन डिविडेंड्स पर टैक्स लगता है जो आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर आपने रशिया या किसी और कंट्री में टैक्स पहले ही भर दिया है तो आपको भारत में उस अमाउंट का क्रेडिट मिल सकता है, ताकि आपको डबल टैक्सेशन से बचने का मौका मिले। फॉर्म 67, अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर के साथ फॉर्म 67 भी सबमिट करना होता है। नंबर 4, बैंकिंग रेगुलेशंस। आपका बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि बैंक से स्विफ्ट या किसी और इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस का यूज करके फंड्स रिसीव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सही हो। आपको डिविडेंड रिसीव करने के बाद अपने सीए से कंसल्ट करके टैक्स ऑब्लिगेशंस और आरबीआई के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। यह सब स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और उनसे मिलने वाले डिविडेंड्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को भारत में कौन से बैंक हैंडल कर सकते हैं, मतलब किस बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए। भारत में ऐसे ट्रांजैक्शंस हैंडल करने वाले बैंक्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए आपको ऐसे बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और फॉरेन करेंसी रेमिटेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। भारत में कुछ लीडिंग बैंक्स हैं जो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, इन बैंक्स में आपका अकाउंट होना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये बैंक्स स्विफ्ट नेटवर्क का पार्ट है और इनका इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। इनमें से कुछ बैंक्स एनआरआई सर्विसेज या इंटरनेशनल बैंकिंग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। बैंक से स्विफ्ट या किसी और इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस का यूज करके फंड्स रिसीव करने के लिए किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है? स्विफ्ट या किसी और इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 1, बेसिक बैंक अकाउंट डिटेल्स। स्विफ्ट कोड आपके बैंक का यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है। बैंक अकाउंट नंबर जिसमें फंड्स डिपॉजिट होने हैं, अकाउंट होल्डर नेम जिसका अकाउंट है, बैंक ब्रांच नेम और एड्रेस जहां आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है। नंबर 2, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन। पासपोर्ट और आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पैन कार्ड टैक्स पर्पसेस के लिए जरूरी होता है, एड्रेस प्रूफ बैंक के रिकॉर्ड्स के लिए। नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रूफ, डिविडेंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाले डिविडेंड का स्टेटमेंट या लेटर। नंबर 4, फॉर्म A2 मतलब फॉर आउटवर्ड रेमिटेंसेस। पर्पस ऑफ रेमिटेंस आपको यह स्पेसिफाई करना होता है कि यह पेमेंट किस पर्पस के लिए है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स या डिविडेंड्स। डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस जैसे कि अमाउंट, करेंसी और डेस्टिनेशन कंट्री। नंबर 5, फेमा डिक्लेरेशन। फेमा के गाइडलाइंस के अनुसार आपको डिक्लेयर करना होता है कि यह ट्रांजैक्शन सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड है और आप इंडियन लॉज का पालन कर रहे हैं। नंबर 6, टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म 67 अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपको यह डिक्लेयर करना होता है कि आप फॉरेन इनकम रिसीव कर रहे हैं। एडिशनल पॉइंट्स, करस्पॉन्डेंस विथ द फॉरेन एंटिटी आपको अपनी कंपनी से जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आपका बैंक आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है जैसे कि फेमा डिक्लेरेशन या पर्पस कोड कंफर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक से फंड रिसीव करने में मददगार रहेंगे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाएंगे। आपका बैंक भी आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइड कर सकता है। नंबर 1, फॉर्म 67। नंबर 2, फॉर्म A2। नंबर 3, फेमा डिक्लेरेशन। नंबर 4, पर्पस कोड कंफर्मेशन। नंबर 5, ITR। नंबर 6, DTAA। ये फॉर्म्स कहां से मिलते हैं? दोस्तों, इन फॉर्म्स के डिटेल्स और उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे भरें। नंबर 1, फॉर्म 67 क्या है? फॉर्म 67 फॉरेन टैक्स क्रेडिट मतलब FTC क्लेम करने के लिए भरना पड़ता है जब आपने किसी और कंट्री में टैक्स पे किया है और भारत में उसका क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। एक्सेस यह फॉर्म आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर मिल जाएगा। डिटेल्स इसमें फॉरेन इनकम और उस पे भरे गए टैक्स की डिटेल्स भरनी होती है। नंबर 2, फॉर्म A2 क्या है? फॉर्म A2 फॉरेन रेमिटेंसेस मतलब बाहर देश से भेजे हुए धन के लिए यूज होता है और फेमा के अंडर हर फॉरेन ट्रांजैक्शन के पर्पस को स्पेसिफाई करता है। एक्सेस यह फॉर्म आपका बैंक आपको प्रोवाइड करेगा जब आपको फॉरेन करेंसी रिसीव करनी हो। डिटेल्स फॉर्म A2 में आपको ट्रांजैक्शन का पर्पस, अमाउंट, करेंसी और रेसिपिएंट की डिटेल्स फिल करनी होती है। नंबर 3, फेमा डिक्लेरेशन क्या है? फेमा डिक्लेरेशन में आपको यह सर्टिफाई करना होता है कि आपका ट्रांजैक्शन फेमा के नियमों का पालन कर रहा है। एक्सेस यह डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक द्वारा दिया जाता है जब आप फॉरेन करेंसी रिसीव या रेमिट करते हैं।
डिटेल्स, इसमें आपको ट्रांजैक्शन का पर्पस और अमाउंट डिक्लेयर करना होता है। नंबर 4, पर्पस कोड कंफर्मेशन क्या है? पर्पस कोड आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइन किया गया एक कोड होता है जो फॉरेन ट्रांजैक्शन के पर्पस को स्पेसिफाई करता है। एक्सेस, आपका बैंक ये कोड प्रोवाइड करता है और आपसे ट्रांजैक्शन के पर्पस की कंफर्मेशन लेता है। डिटेल्स, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग पर्पस कोड्स हैं, जैसे कि डिविडेंड के लिए, सर्विसेज के लिए, एटसेट्रा। नंबर 5, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर क्या है? आपकी एनुअल इनकम और उस पर टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करने के लिए भरना पड़ता है। एक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से आप आईटीआर फॉर्म्स भर सकते हैं। डिटेल्स, आपकी एनुअल इनकम, फॉरेन इनकम और डिडक्शंस को इस फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 6, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए क्या है? डीटीएए एक एग्रीमेंट है जो भारत और दूसरे देशों के बीच होता है ताकि आपको डबल टैक्सेशन से बचाया जा सके। एक्सेस, डीटीएए से रिलेटेड फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर अवेलेबल है या आपके सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको इसकी डिटेल्स मिल सकती है। डिटेल्स, आपके फॉरेन इनकम और उस पे पहले से भरे टैक्स की डिटेल्स भरनी होती है। अगर आप इन फॉर्म्स के सैंपल्स या इमेजेस चाहते हैं तो आप इन्हें अपने बैंक ब्रांच से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं। क्या रशिया के अलावा बाकी और भी देशों से भारत में डिविडेंड रिसीव करने के लिए नियम सेम होते हैं या डिफरेंट? भारत में रशिया या बाकी सभी देशों से डिविडेंड मतलब लाभांश पाने के नियम लगभग एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो कंपनी रशिया से हो या किसी और भी देश से। रशिया के अलावा बाकी देशों से भारत में डिविडेंड रिसीव करने के सिमिलर रूल्स और गाइडलाइंस हैं। भारत के फॉरेन डिविडेंड ट्रांजैक्शंस फेमा और आरबीआई के रूल्स के अंडर रेगुलेटेड है और ये रेगुलेशंस जनरली कंसिस्टेंट है, चाहे आप किसी भी देश से डिविडेंड रिसीव कर रहे हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीएए के वजह से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। की पॉइंट्स, नंबर 1, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स। भारत में किसी भी फॉरेन कंट्री से डिविडेंड रिसीव करते वक्त फेमा के अंडर आपको रिपोर्टिंग और कंप्लायंस गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। बैंकिंग डिटेल्स और स्विफ्ट ट्रांसफर, आपका बैंक अकाउंट स्विफ्ट ट्रांसफर या अदर इंटरनेशनल रेमिटेंस मेथड्स को सपोर्ट करता हो और आपके बैंक को इस ट्रांजैक्शन का पर्पस और सोर्स प्रॉपरली रिपोर्ट करना पड़ता है। नंबर 2, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीएए। मित्रों, भारत ने कई देशों के साथ डीटीएए समझौते किए हैं जिससे आपको एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपका डिविडेंड जिस देश से आ रहा है वहां पर भी टैक्स कटता है तो डीटीएए के तहत आपको भारत में टैक्स में छूट मिल सकती है। भारत और आपके डिविडेंड सोर्स कंट्री के बीच डीटीएए अगर है तो आपको डबल टैक्स से बचने में आसानी हो सकती है। डीटीएए के अंडर कुछ कंट्रीज के साथ टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर आपने उस कंट्री में पहले से टैक्स भर दिया है। अगर डीटीएए नहीं है तो भी आपको भारत में फॉरेन इनकम पर एप्लीकेबल टैक्स भरने पड़ेंगे। नंबर 3, इनकम टैक्स कंप्लायंस। फॉर्म 67 को आपको भरना होगा अगर आप डीटीएए बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर में डिक्लेयर करना होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। फॉरेन डिविडेंड पर टैक्स रेट आपके टोटल इनकम और एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के बेसिस पर लगता है। नंबर 4, बैंक डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपने बैंक को पर्पस और सोर्स ऑफ फंड्स कंफर्म करना होता है, चाहे वो रशिया हो, यूएसए हो या कोई और कंट्री। फॉर्म A2 और फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म
भरना पड़ता है। टू कंक्लूड, चाहे रशिया हो या कोई और देश, आरबीआई और फेमा के रूल्स एज वेल एज टैक्स रेगुलेशंस भारत में फॉरेन डिविडेंड्स रिसीव करते वक्त कॉमन है। स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स जैसे डीटीएए बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं देशों के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनके साथ भारत ने डीटीएए साइन किया है। कुल मिलाकर नियम लगभग समान ही है, बस टैक्स रेट और कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी अलग अलग हो सकती है। डिस्क्लेमर, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर जनरल नॉलेज and informational purpose only and does not constitute financial advice. It's always recommended to consult with a financial advisor or attorney before making any investment decisions. Disclaimer मतलब अस्वीकरण, यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और सूचना के उद्देश्य से है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा किसी वित्तीय सलाहकार या वकील से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।